वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की रिवीजन। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को अगर आप रिकॉल करो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का नाम क्या था बच्चे? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बेटा ये वाला जो स्टैंडर्ड है ना वो सारी एंटिटीज के ऊपर लगता है। अच्छा सर, इस स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव क्या थे सर? सर इस स्टैंडर्ड के दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव था हमने डिटरमिन करना है कि किस वैल्यू के ऊपर इन्वेंट्री हमारी बैलेंस शीट के अंदर आएगी जब तक वो सेल नहीं हो जाती। और दूसरा डिटरमिन करना है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है, और अगर हमने राइट ऑफ करनी है कोई अमाउंट उसको एनआरबी पे लाने के लिए वो डिटरमिन करना है। इस स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो आता है आपका, दैट इज पैराग्राफ नंबर 5, जो मेजरमेंट के बारे में बात करके चलता है। क्या बोलता है पैराग्राफ नंबर 5? पैराग्राफ नंबर 5 बोलता है दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी। ठीक है, काफी क्वेश्चंस के अंदर बेटा आपको ये वाला पैराग्राफ जो है देखने को मिलता है। इस स्टैंडर्ड के स्कोप की अगर हम बात करके चले तो बेटा ये वाला स्टैंडर्ड कहां पर अप्लाई नहीं होता, तो चार चीजें हैं बेटा याद करो जहां पर स्टैंडर्ड नहीं लगता था। जो आपके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का वर्क इन प्रोग्रेस था उसके ऊपर स्टैंडर्ड नहीं लगता था। जो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर सर्विस प्रोवाइडर का वर्क इन प्रोग्रेस होता था वहां नहीं लगता था। जो आपके स्टॉक डिबेंचर और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते थे जो हेल्ड ए स्टॉक इन ट्रेड है उसके ऊपर एस 13 लगता है। और जो आपके प्रोड्यूसर इन्वेंट्री होती है लाइव स्टॉक की, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, मिनरल्स मिनरल्स ऑयल्स की, ओर्स और गैसेस की, टू द एक्सटेंड उनको मेजर कर जाता है एनआरबी के ऊपर इन अकॉर्डेंस विद एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस। बेटा बेसिकली होता क्या, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे सकता है। वो आपको बोलेगा कि एक होलसेलर है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर डील करता है। ध्यान रखना है कि जो AS2 है वो एप्लीकेबल किसके ऊपर नहीं है? प्रोड्यूसर इन्वेंट्री के ऊपर नहीं है। ठीक है, होलसेलर है, रिटेलर है, ट्रेडर है, उसके ऊपर AS2 आप लगा दोगे। प्रोड्यूसर इन्वेंट्री के केस में बेटा क्या होता है कि यूजुअली हमें पता होता है कि इसको इसका मुझे कितना प्राइस मिलेगा, तो वो प्रैक्टिस है वहां की उस इंडस्ट्री की कि इसको एनआरबी के ऊपर मेजर करा जाए। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल तभी होता है अगर एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो गए, हार्वेस्ट हो गए हैं, मिनरल्स और जो है या गैसेज जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गई हैं, और सेल जो है वो क्या है, एश्योर्ड है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है, या क्या कह लीजिए कि एक होमोजीनियस मार्केट है कि जहां पर निग्लिजिबल रिस्क है कि सेल नहीं होंगे। अच्छा, इन्वेंट्री की डेफिनेशन की बात करके चले तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन पैराग्राफ नंबर 3.1 में दी गई थी। इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या थी? वो एसेट जो कि हेल्ड करे गए हैं फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो एसेट्स जो कि यूज हुए हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, और इन द वो एसेट जो कि इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल है या सप्लाईज है जो कि कंज्यूम होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर या सर्विस रेंडर करने में। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और कंज्यूमेबल्स की बात करके याद आ रहा होगा बेटा चोको चिप बिस्किट वाला एग्जांपल या ब्राउन बॉर्बन बिस्किट वाला एग्जांपल, कि हमने यहाँ पे कहा था कि जो बॉर्बन बिस्किट है वो आपका फिनिश गुड्स है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो सामान लग रहा है वो आपका रॉ मटेरियल है, वो भी आपकी इन्वेंट्री है। और जो आपका इनकम्प्लीट बिस्किट्स है, वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी आपकी कहीं ना कहीं क्या है, इन्वेंट्री है। ठीक है, फिर हमने चाय का एक एग्जांपल लिया था जिसके अंदर ग्लासेस, गैस और कंज्यूमेबल्स की हमने बात करी थी। देन बेटा एनआरबी क्या होता है, इंपॉर्टेंट एनआरबी निकालने का क्या तरीका है? कहेंगे जो सेलिंग प्राइस होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स का, उसमें से माइनस कर दीजिए जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन रहेगी, फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, और माइनस कर दीजिए वो कॉस्ट जो लगेगी उस एसेट को बेचने के लिए, उस इन्वेंट्री को बेचने के लिए। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल माइनस कर दीजिए। ठीक है बेटा, इन्वेंट्री के अंदर क्या नहीं आएगा? इन्वेंट्री के अंदर स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट और स्टैंड बाई इक्विपमेंट नहीं आएंगे अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन को क्या करके चल रहे हैं बेटा, मीट करके चल रहे हैं। देन उसका पैरा नंबर 6 हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर बेटा तीन चीजें आती हैं, याद रखना, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट जो कि इनकर हुई है इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए। कॉस्ट ऑफ परचेज की अगर मैं बात करके चलूं तो बेटा उसके अंदर परचेज प्राइस आ जाएगा। कोई भी अगर आपके नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेज हैं वो आप ऐड कर दोगे। कोई आप कैरिंग कॉस्ट है वो आपकी ऐड हो जाएगी, जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, या कोई भी ऐसी कॉस्ट जो एक्विजिशन से डायरेक्टली रिलेटेड है वो आपकी ऐड हो जाएगी। लेकिन आप में से कुछ चीजें माइनस भी होंगी, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है, रिबेट है, या ड्यूटी ड्रॉप या ऐसा कोई सिमिलर बेनिफिट है उसको आप माइनस करके चलोगे। तो आपके पास बेटा क्या आता है, कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का सीधा सीधा क्या मतलब है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने में जो आपकी कॉस्ट लगी, इसके अंदर बेसिकली एक तो कंसेप्ट आता है बेटा फिक्स्ड एंड प्रोडक्शन, फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बेसिकली कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट रहेगी रिगार्डलेस की वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है। लेकिन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वो होते हैं जो वॉल्यूम के साथ चेंज होते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड को बेटा हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड वो होता है जो सेम रहेगा नंबर ऑफ यूनिट्स जितने मर्जी हो। वेरिएबल ओवरहेड नंबर ऑफ वॉल्यूम के साथ क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड की जो कॉस्ट पर यूनिट होती है वो फॉल होती है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन वेरिएबल पर ओवरहेड पर यूनिट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया था, मैं यहाँ पे लॉजिक के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है।
अदरवाइज मैंने क्लास के अंदर पूरा बताया हुआ कि नॉर्मल कैपेसिटी क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या होता है, क्यों हम लेकर चलते हैं, ठीक है, हायर के ऊपर, वो मैंने पूरा बताया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड अगर आता है उसको किस बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करोगे, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर। अगर फिक्स्ड ओवरहेड है तो आपको देखना है कि एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है या नॉर्मल है। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो एक्चुअल बेस के ऊपर आप ऑब्जर्व करोगे, और अगर नॉर्मल कैपेसिटी के बराबर या इक्वल है तो ऐसे केस के अंदर नॉर्मल कैपेसिटी आप लेकर चलोगे, ठीक है। ओवरहेड को कैसे ऑब्जर्व करना है देख लीजिए दोबारा। वेरिएबल के केस में एक्चुअल, फिक्स्ड ओवरहेड के केस में देख लो कि एक्चुअल ज्यादा है या नॉर्मल ज्यादा है। अगर एक्चुअल ज्यादा है तो एक्चुअल, अगर नॉर्मल के बराबर है या नॉर्मल नॉर्मल ज्यादा है एक्चुअल, तो उस केस में नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। चलिए बेटा, इसके बाद हमने क्या करा था, इसको समझाने के लिए क्लास में इलस्ट्रेशन करा था, अब वो रिक्वायर्ड नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। बस एक आपने बस यहाँ पे क्रक्स के ऊपर आऊं तो ये है कि फिक्स्ड ओवरहेड ऑब्जर्व किसके बेस के ऊपर करा जाएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन या नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के ऊपर। देन बेटा अगला पॉइंट इसके अंदर आता है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट इन केस ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। पहले तो बात करें कि ज्वाइंट प्रोडक्ट होता क्या था। बेटा जहां पर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट अगर वो साइमल्टेनियसली जनरेट होते हैं एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कॉमन इनपुट को यूज करके, ठीक है, और जो सब्सटेंशियली इक्वल है वैल्यू के अंदर, वो आपके ज्वाइंट ज्वाइंट प्रोडक्ट होते थे। जैसे मिल्क से बटर भी निकलता है, चीज भी निकलता है, क्रीम भी निकलती, इसी तरीके से क्रूड ऑयल से फ्यूल ऑयल, गैसोलीन, कैरोसिन, ये सब निकलता है। बाय प्रोडक्ट की अगर हम बात करके चलें, बाय प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आप बनाना नहीं चाह रहे होते, बस वही है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बन जाता है, ठीक है। एक सेकेंडरी या इंसिडेंटल प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें चलें शुगर की, तो शुगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेन प्रोडक्ट तो शुगर है, लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या है, मोलेसिस है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूं, देखो यहाँ पे दो चीजें, बेटा आपने रॉ मटेरियल से क्या हुआ, आपके दो प्रोडक्ट निकले। अब कह रहे हो कि प्रोडक्ट ए तो जो आपका वो तो है ही है, मेन फिनिश है ना। अगर प्रोडक्ट भी आपका जो है उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो वो ज्वाइंट प्रोडक्ट कहलाएगा, लेकिन अगर उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है वो क्या कहलाएगा, बाय प्रोडक्ट कहलाएगा। अब ज्वाइंट प्रोडक्ट के केस में कॉस्ट को एलोकेट कैसे करा जाता है, कह रहे हैं कि जहां पर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो है अगर आप उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो ज्वाइंट कॉस्ट को ना आप एलोकेट कर दीजिए किसी रैशनल बेसिस के ऊपर, सिस्टमेटिक और कंसिस्टेंट बेसिस पे। जो एलोकेशन है बेसिस का वो कैसे रहेगा, जो सेल वैल्यू होती है हर एक प्रोडक्ट की, जब प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है जिस पॉइंट के ऊपर, वहां पर जो उसकी सेल वैल्यू है या तो उस बेस पे कर दो, या फिर जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है उस टाइम पे ऑन द सेल वैल्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद। मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी सेल वैल्यू है हर एक प्रोडक्ट की जब प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, या फिर जो भी सेल वैल्यू है कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन के बाद, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या लिया था बेटा, याद करो, एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया था कि मान लेते हैं बेटा रॉ मटेरियल है, कन्वर्जन प्रोसेस आपने लगाया, दो प्रोडक्ट निकले, एक प्रोडक्ट ए एक प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए की सेल वैल्यू है 80, प्रोडक्ट बी की सेल वैल्यू है 60 रुपए। फर्दर प्रोसेसिंग हुई, प्रोडक्ट इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो 25 रुपए लगेंगे, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं 20 रुपए लगेंगे। ये जो प्रोडक्ट निकलेगा वो है रिफाइंड प्रोडक्ट ए, यहाँ जो प्रोडक्ट निकलेगा दैट इज रिफाइंड प्रोडक्ट बी। अब अगर रॉ मटेरियल जो है यहाँ पर यूज हो रहा है कन्वर्जन प्रोसेस के लिए, अब वो सेपरेट हो रहा है दो प्रोडक्ट्स के अंदर, ए एंड बी के अंदर, और दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पर देखो मटेरियल है, एक 80 में बिकता है दूसरा 60 में बिकता है, ठीक है। और रिफाइंड की अगर तुम वैल्यू देखोगे तो 120 और 90 आ रही है, डेफिनेटली सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो दोनों ही प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, तो दोनों क्या है बेटा, ज्वाइंट प्रोडक्ट हो गए। अब कह रहे हैं जो सेल वैल्यू होगी सेपरेशन के टाइम पे वो कितनी है, 80 रुपए और 60 रुपए है, और कंपनी जो है उसने फर्दर प्रोसेसिंग करी है, ठीक है, एंड इनकर्ड करे हैं 25 रुपए और 20 रुपए रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर मान लो 100 रुपए है, तो इस 100 को बांटोगे कैसे। तो कह रहे हैं इस 100 को हम बांटेंगे एक सिस्टमेटिक और रैशनल मैनर में। पहला तरीका क्या है कि सेल वैल्यू ले लो जब आप प्रोडक्ट आपके सेपरेट हो रहे हैं। अब प्रोडक्ट जब सेपरेट हो रहे हैं उस टाइम पे सेल वैल्यू 80 और 60 है, तो एक तरीका है 80 और 60 के अंदर बाइफर्केशन कर दो। सेकंड क्या है कि सेल वैल्यू ले लो आप फाइनल प्रोडक्ट की, विच इज 120 एंड 90, ठीक है, जो रिफाइंड प्रोडक्ट था। तीसरा क्या कर लिया, आप कोई और बेसिस भी ले सकते हो बट दैट हैज टू बी सिस्टमेटिक और रैशनल। तो हमने क्या करा, हमने सेल वैल्यू में से माइनस कर दी जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी, यानी 120 में से 25 माइनस कर दिया और 90 में से 20 माइनस कर दिया, 95:70। तो आप किसी भी सिस्टमेटिक और रैशनल बेसिस के ऊपर बेटा इसकी बाइफर्केशन जो है कर सकते हो। अब अगला आता है कि एलोकेशन कैसे करके चलेंगे कॉस्ट की, अगर बाय प्रोडक्ट स्क्रैप या वेस्ट मटेरियल है। कहते हैं जो बाय प्रोडक्ट होता है स्क्रैप या वेस्ट मटेरियल होता है ना बेटा, वो बाय नेचर इमेटीरियल होता है, ठीक है, और उनको मेजर किसके ऊपर करा जाता है, एनआरबी के ऊपर मेजर करा जाता है। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो आप कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट से क्या करोगे, माइनस करके चलोगे। तो हमें कभी भी कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है बाय प्रोडक्ट की। तो अगर मुझे मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है क्या तरीका रहेगा, जो भी आपका मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट रहेगा सबसे पहले आप उसकी ज्वाइंट कॉस्ट ले लीजिए, ज्वाइंट कॉस्ट में से एनआरबी माइनस कर देना बाय प्रोडक्ट की जो सेपरेशन के टाइम पे है,
जो कॉस्ट है आपकी मेन प्रोडक्ट की आ जाएगी ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, माइनस कर देंगे बेटा एनआरवी जो होगा बाय प्रोडक्ट का। ठीक है जी, माइनस कर देना एनआरवी जो होगा बाय प्रोडक्ट का। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। सिमिलरली यस सर। वेस्ट और स्क्रैप मटेरियल के लिए जो एनआरवी होगा बेटा उसको माइनस करके चलेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आ जाता है अदर कॉस्ट। पैराग्राफ नंबर 11 में बोला गया है कि कोई भी अदर कॉस्ट, ठीक है, जो कि इनकर करी गई है इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए, वो आ जाएगी, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी इन्वेंट्री का। एग्जाम्पल के तौर पे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट होगी, रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट है विच इज इन रिलेशन टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज, कोई पैकेजिंग कॉस्ट है, ठीक है, जैसे प्राइमरी पैकेजिंग है या सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट है, वो आपकी आ जाएगी। देन पैरा नंबर 12 की अगर हम बात करके चलें तो पैरा नंबर 12 क्या कहता था, कहते हैं जो आपकी इंटरेस्ट और बोर्डिंग कॉस्ट होती है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे कि दैट इज इनकर टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन, देयरफॉर उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड करके हम नहीं चलेंगे। पैराग्राफ नंबर 13 के अंदर बेटा 4 पॉइंट दिए गए थे, कहते हैं इस कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूजन है ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से। पहला, जो भी आपका एबनॉर्मल अमाउंट है वेस्टेड मटेरियल लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट का, इसके ऊपर बेटा एमसीक्यू बन भी सकता है। वो आपको एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू वैसे बना सकता है कि कौन सा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर नहीं आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसके अंदर एक ऑप्शन ये होगा एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ द वेस्टेड मटेरियल लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। देन आपकी स्टोरेज कॉस्ट, लेकिन स्टोरेज कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाता है। कौन से केस में बनता था इन्वेंट्री का हिस्सा, याद आ रहा है सर? इन्वेंट्री का हिस्सा वो तब बनता है कि अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है, जैसे वाइन्स और पिकल्स के केस में। देन आपकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये भी आपका क्या रहेगा, हिस्सा जो है वो नहीं रहेगा किसका, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का। इस एक्सपेंडिचर को हम ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल के अंदर, एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलेंगे उस पीरियड के अंदर जिस पीरियड में ये इनकर होता है। देन अगला पॉइंट आ जाता है बेटा हमारे पास कॉस्ट फॉर्मूलाज। कॉस्ट फॉर्मूलाज की अगर मैं बात करके चलूं तो पैरा नंबर 14 से 17 के बीच कॉस्ट फॉर्मूलाज की बात होती है। कह रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उसको निकालने के कुछ मैनर है। कह रहे हैं जहां तो आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है, चेक करो क्या आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है या नहीं है। अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है वहां पर तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड लगाना है। समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर याद होगा कि मैंने आपको सर्विस वाला एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था जैसे हम सारे अपने अपनी बाइक की या टू व्हीलर की सर्विस कराने गए, तो अगर मान लेते हैं कि ब्रेक जो है, क्लच प्लेट मान लो खराब हो रखी है मेरी बाइक की, तो बेटा वो क्लच प्लेट का खर्चा जो है वो स्पेसिफिकली मेरी बाइक पे होने वाला है, वो आपसे थोड़ा ना लेंगे। ठीक है, देन वही वहां पर आप कह सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट है। देन आपका आ जाता है कि जहां पर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है अगर आपकी, तो बेटा यहाँ तो वहां पर आप फीफो मेथड लगाकर चलोगे, यहाँ पर आप फिर आप वेटेड एवरेज मेथड जो है आप लगाकर चलोगे। नाउ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड का मतलब क्या है कि जो भी स्पेसिफिक कॉस्ट है उस आइडेंटिफाइड इन्वेंट्री से उसको आपने लेकर चलना है। तो जॉब कॉस्टिंग के अंदर भी ये चीज होती है। अच्छा, अगर आपके प्रोडक्ट जो है वो इंटरचेंजेबल है तो एंटिटी जो है वो कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकती है, बट इट शुड बी सच मेथड जो फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन टू कॉस्ट है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर प्रोडक्ट जो है वो इंटरचेंजेबल है तो एंटिटी कोई भी मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन अडॉप्ट कर सकती है विच गिव्स द फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन टू कॉस्ट। ठीक है, जो इनकर करी गई है इन्वेंटरी को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन पे लाने के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो रेकमेंड करके चलता है फीको या वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, और वो कह रहे हैं वो सपोर्ट करते हैं कोई भी और मेथड भी लगा सकते हो, बट इट शुड गिव द फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो लिफो मेथड को रिकॉग्नाइज करके नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा। कहेंगे क्या आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड डिटेल कॉस्ट मेथड यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो अगर फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन दे रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन देखने को ना मिला है अब तक, ना आगे एक्सपेक्टेड है। रिटेल कॉस्ट मेथड इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर एक बार शायद आप ही चुका हुआ है पहले। ये मेथड जो होता है वो यूज होता है उन एंटिटीज के लिए जो रिटेल बिजनेस के अंदर होते हैं। आपको याद होगा मैंने यहाँ पर किराने वाली शॉप का आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे बेटा अगर किराने की शॉप के अंदर अगर आप जाओगे, वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहां पर पॉसिबल नहीं है कि वो फीफो मेथड लगा सके। वहां पर फीफो मेथड लग ही नहीं सकता, ना वेटेड एवरेज लग सकता है। तो ऐसे केस के अंदर ना मार्जिन हम माइनस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो जो सेलिंग प्राइस रहेगा क्लोजिंग इन्वेंट्री का, उसमें से आप ग्रॉस मार्जिन जो है लेस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है फिर आ जाती है। ठीक है जी, क्लियर है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकालने का तरीका क्या, सर जो भी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस होती है फिनिश गुड्स की, उसमें से माइनस कर देना फर्दर जो कॉस्ट लगेगी कंप्लीशन के लिए, माइनस कर देना जो भी सेलिंग कॉस्ट लगेगी उसको बेचने के लिए। अब एनआरबी की हम बात करके चले तो 3 हिस्सों में हम बांट रहे हैं, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स के केस में हम कह रहे हैं कि एनआरबी कैसे निकलेगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, आपके पास फिनिश गुड्स की एनआरबी आ जाती है। ठीक है, आपके पास किसकी एनआरबी आ जाएगी, फिनिश गुड्स की। क्लियर है जी, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई भी फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हो नहीं सकती।
वर्क इन प्रोग्रेस के केस में जो आपकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है फिनिश गुड्स की, उसमें से आप एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कीजिए, आप सेलिंग एक्सपेंस माइनस कीजिए, आपके पास एनआरबी आ जाएगी बेटा वर्क इन प्रोग्रेस की। और रॉ मटेरियल की अगर हम बात करके चलें तो कहते हैं रॉ मटेरियल के केस में हम एनआरबी जो है वो नहीं निकाल के चलते, वो बेसिकली डिपेंड करता है फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस को। अब रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन के लिए बेटा ये पैराग्राफ नंबर 24 है जो इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में लिखने की जरूरत पड़ सकती है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ के चलो। कह रहे हैं जो भी आपके मटेरियल और अदर सप्लाईज हैं जो कि हेल्ड है फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंटरी, और जिसको आप राइट डाउन नहीं कर रहे हो बिलो कॉस्ट, अगर फिनिश प्रोडक्ट इन विच दे आर इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट। सर मतलब क्या हुआ? कहेंगे अगर आपका फिनिश गुड्स, सीधी सीधी भाषा में बोलता हूँ, कह रहे हैं अगर मेरा मेरा फिनिश गुड जो है अगर वो बिलो कॉस्ट नहीं बिकने वाला, ठीक है, अगर मेरा फिनिश गुड जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो एट कॉस्ट बिकेगा या अबव कॉस्ट बिकेगा, तो ऐसे केस के अंदर तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो किस वैल्यू के ऊपर आएगा? कॉस्ट के ऊपर आएगा। लेकिन अगर आपका फिनिश गुड जो है अगर वो बिलो कॉस्ट बिकने वाला है, तो ऐसे केस के अंदर कहता है कि जो बेस्ट एस्टिमेट है रॉ मटेरियल की एनआरबी के लिए उस सर्कमस्टांस के अंदर रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे करके चलेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर करके चलेंगे। क्या बोला मैंने कि फिनिश गुड जो है अगर सोल्ड हो रहा है एट कॉस्ट या अबव कॉस्ट, तो वैल्यूएशन कॉस्ट के ऊपर ही करके चलोगे, यहाँ पर एनआरबी पे राइट डाउन नहीं कर। लेकिन अगर फिनिश गुड जो है अगर आपका बिलो कॉस्ट है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है बिकेगा, तो आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेनी है रॉ मटेरियल के लिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिकली वो अमाउंट होती है जो एंटिटी को पे करनी पड़ेगी अगर वो प्रेजेंट टाइम के अंदर वो वैल्यू लेना चाहते हैं। अब पैराग्राफ नंबर 21 अनदर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, कहेंगे इसके अंदर क्या आता है, इन्वेंट्री जो है बेटा उसको यूजुअली राइट डाउन करा जाता है टू एनआरबी, किस बेसिस के ऊपर? आइटम बाय आइटम बेसिस के ऊपर। कैसे? आइटम बाय आइटम बेसिस के ऊपर इसको हम क्या करके चलेंगे, इन्वेंट्री को राइट डाउन करके चलेंगे। बट कह रहे हैं देयर कैन बी सम सर्कमस्टांसेस जहां पर एप्रोप्रिएट होता है कि आप ग्रुप कर लीजिए सिमिलर या रिलेटेड आइटम्स को। ठीक है, कहां पर हो सकता है ये? जहां पर आपका सिमिलर प्रोडक्ट लाइन है, सिमिलर पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है, और जो एंड यूजर्स हैं या फिर आप कह लीजिए एंड यूजेस हैं वो सेम है, मार्केट होने या सेम जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो। अब आइटम बाय आइटम बेसिस का क्या मतलब है, इस एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझा के चलूं, बेटा अब यहाँ पर तीन प्रोडक्ट्स हैं एबीसी। 60 लाख इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, एनआरबी इज 50 लाख। 60 और एनआरबी में क्या लूंगा मैं? लोअर लूंगा 50 लाख। आइटम बाय आइटम बेसिस देखना है, ये मत करना कि टोटल करके लोअर लेने, नहीं, इन दोनों में से जो लोअर है उसके ऊपर वैल्यूएशन करके चलेंगे। जानबूझ के अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कभी यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे देगा, तो ध्यान रखना रिप्लेसमेंट कॉस्ट मत यूज कर लेना, वो जानबूझ के दी गई है आपको। ठीक है, चलिए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कंसेप्ट से कहाँ यूज होता है? रॉ मटेरियल के केस के अंदर। ठीक है बच्चे, देन उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, कहेंगे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप डिस्क्लोज करके चलोगे जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अडॉप्ट करी है मेजर करने के लिए इन्वेंट्री, इंक्लूडिंग जो कॉस्ट फॉर्मूला यूज करा है, प्लस जो आपकी टोटल कैरिंग अमाउंट है इन्वेंट्री की, और उसकी क्लासिफिकेशन, जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द कैरिंग अमाउंट, जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर है और आपको बताकर चलनी होती है। कॉमन क्लासिफिकेशन क्या रहती है इन्वेंट्री की? रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स हो गया, देन आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, स्टॉक एंड ट्रेड हो गया, स्टोर्स एंड स्पेयर हो गया, देन आपका लूज टूल्स हो गया, या अदर्स, नेचर स्पेसिफाई कर देंगे। बेटा ये था आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का कंसेप्ट जो है मैंने खत्म कर दिया। आई थिंक मैक्सिमम हमें लगे हैं 20 मिनट्स टू मैक्सिमम लगे हैं 20-22 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है, मुझे बताएंगे बेटा क्या क्लियर है? यस सर। पक्का? हाँ जी, आयुष और हर्ष बेटा जो भी बच्चे ज्वाइन करा हुआ है, क्लियर है सभी को? पक्का? आप क्या करेंगे सुनो, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा बच्चे, मैं ये वाली रिकॉर्डिंग यहीं एंड कर रहा हूं, ठीक है। नाउ यू विल रीड दिस AS2 इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स, क्विकली गो थ्रू करके चलोगे, देन वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस।